दोस्तों मास्टर की खूबसूरत पत्नी को गलत काम करने की ऐसी लगी लत कि जिसने अपने पति को ही धोखे से मरवा दिया। दोस्तों आखिरकार क्या कारण था कि उसकी पत्नी को ऐसा करना पड़ा जिसके पति के पास सब कुछ था। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आपको यह सच्ची घटना आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों इंसान जब भी कोई गलत कदम उठाता है तो सबसे पहले एक षड्यंत्र वह जरूर बनाता है और अपने ही षड्यंत्र के तहत वह भरपूर कोशिश करता है कि अपने काम को अंजाम दे दे और कभी पकड़ा भी ना जाए। पर शायद वह भूल जाता है कि इंसान जैसे कर्म करता है एक न एक दिन उसे अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी सच। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, यह घटना है महाराष्ट्र प्रदेश की। महाराष्ट्र का एक जिला पड़ता है सिंधुदुर्ग और इसी सिंधुदुर्ग का एक मोहल्ला पड़ता है भड़गांव और इसी भड़गांव मोहल्ले का रहने वाला है विजय कुमार सिंह और जिसकी उम्र होती है लगभग 37 साल, जो कॉलेज का टीचर होता है। विजय के परिवार में उसकी पत्नी जयलक्ष्मी के अलावा एक उनका बेटा भी होता है जिसका नाम होता है अमन, जिसकी उम्र होती है लगभग 16 साल, जो अपने ही इलाके में पढ़ाई करता है। चूंकि विजय के परिवार में पैसों की कोई भी कमी नहीं है, इसलिए उनका पूरा परिवार बड़े ही खुशहाल तरीके से अपना जीवन व्यतीत करता है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं पिछले 7 नवंबर की शाम के वक्त, जब हर रोज की तरह विजय कॉलेज से अपने घर पे पहुंचता है और अपने घर पे कुछ पैसे लेकर के आता है। घर में बैठ कर के पहले सारे पैसों को गिनता है और फिर वह सारा पैसा अपनी जेब में रख देता है। रात्रि के करीब 10 बजे के आसपास पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है और खाना खाने के बाद वह सो जाते हैं। जैसे ही 1 घंटे का समय गुजरता है, करीब 11 बजे के आसपास विजय के दरवाजे पे कोई बेल बजाता है। विजय जब दरवाजा जाकर के खोलता है, उस व्यक्ति से मुलाकात करता है तो थोड़ी ही देर बाद फिर से वह घर के अंदर एंट्री करता है और कपड़ा पहनने के बाद उस व्यक्ति के साथ वह चला जाता है। लेकिन विजय जब अपने घर से निकलता है तो इसके बारे में उसकी पत्नी जयलक्ष्मी पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हो, तो वह कहता है कि मैं थोड़ी देर बाद अपने घर वापस लौट आऊंगा। लेकिन दोस्तों 3 घंटे का समय गुजरता है, विजय अपने घर पर नहीं आता है। तब जयलक्ष्मी अपने पति के नंबर पर फोन करती है, उसका फोन बंद बताने लगता है। दोस्तों सुबह सुबह लक्ष्मी अपने बेटे को जगाती है और सारी बात अपने बेटे को बताती है। अमन को जब मालूम चलता है कि उसका पिता रात से ही कहीं गायब है, अमन सुबह ही अपने पिता को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जब उसका कहीं कुछ पता नहीं चलता है, आखिरकार जयलक्ष्मी अपने रिश्तेदारों को बताती है। इधर जयलक्ष्मी के जब रिश्तेदारों को मालूम चलता है कि धीरे धीरे जयलक्ष्मी के घर पे वह सारे रिश्तेदार पहुंच जाते हैं और वह रिश्तेदार भी उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। सारा दिन गुजर जाता है लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता है। इसलिए अगले दिन 8 नवंबर को जयलक्ष्मी अपने बेटे को लेकर के थाने पहुंचती है और अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। उसके बाद से पुलिस भी जब विजय को ढूंढना शुरू कर देती है, पुलिस भी अपनी पूरी कोशिश कर लेती है, लेकिन बावजूद इसके विजय के बारे में कुछ मालूम नहीं चलता है। दोस्तों जब 2 दिन का समय गुजर जाता है, विजय का कहीं भी कुछ पता नहीं चलता है। अब इधर जयलक्ष्मी को लगता है कि शायद पुलिस अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रही है, इसलिए वो 3 दिन बाद जयलक्ष्मी अपने ही रिश्तेदारों को लेकर के एसपी दीक्षित कुमार से मुलाकात करती है। एसपी दीक्षित कुमार से अपने पति के बारे में बताती है। इधर पुलिस की भी शिकायत करती है। तब यह मालूम दीक्षित कुमार को चलता है कि विजय कुमार को लापता हुए 3 दिन गुजर चुका है। एसपी साहब थाने में फोन करते हैं और पुलिस को फटकार लगाते हैं। इधर पुलिस को जब एसपी साहब द्वारा फटकार मिलती है, तब जाकर के पुलिस जब इस केस को सीरियस तरीके से लेती है। दरअसल पुलिस अब जी जान लगा करके उसको ढूंढने लगती है। 11 नवंबर को पुलिस को एक सूचना मिलती है कि सताबड़ी के पिकनिक पॉइंट की खाड़ी में एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच जाती है तो देखती है कि उसकी डेड बॉडी एक चादर में लपटी हुई है। पुलिस जब चादर को खोल करके डेड बॉडी को देखती है तो मालूम चलता है कि मरने वाला एक व्यक्ति है जिसका चेहरा बुरी तरीके से बिगड़ा हुआ है। दोस्तों दरअसल उसको पहचान पाना भी लगभग नामुमकिन था। पुलिस जब इस घटना स्थल की मुआयना करती है तो उसे एक सरिया दिखाई देता है, उस सरिये पर भी खून लगा हुआ था। पुलिस जब उस डेड बॉडी के बारे में वह मौजूद लोगों से पूछताछ करती है
तो कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी को पहचान नहीं पाता है। इसलिए पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और साथ ही साथ इस बात की जानकारी विजय कुमार की पत्नी जयलक्ष्मी को देती है। पुलिस जब जयलक्ष्मी को मौके पर बुलाती है, उस डेड बॉडी को देखती है तो जयलक्ष्मी उस डेड बॉडी को देखकर पहचानने से इनकार कर देती है और कहती है कि यह साहब मेरे पति की डेड बॉडी नहीं है। दोस्तों, लेकिन पुलिस को न जाने क्यों ऐसा लगता है कि शायद मरने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि विजय कुमार ही है। इसलिए पुलिस जब उसकी सारी सच्चाई लगाने के लिए विजय कुमार का डीएनए जांच करवाती है, लेकिन जब तक डीएनए की रिपोर्ट आती है, पुलिस विजय कुमार के घर पर जाती है और उसकी पत्नी और विजय कुमार के बारे में आसपास के लोगों से पूछताछ करती है। तब वहां के लोग बताते हैं कि विजय कुमार की पत्नी में और उसके पति में कुछ बनती नहीं थी, वह आए दिन झगड़ते रहते थे। और उस गांव के लोग कहते हैं कि जयलक्ष्मी का चाल चलन ठीक नहीं था। दरअसल पड़ोसी पुलिस वालों को बताते हैं कि जयलक्ष्मी का सुरेश के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है और यह सुरेश कोई और नहीं बल्कि विजय का ही पड़ोसी है, विजय का ही दोस्त है। हालांकि जब पड़ोसी पुलिस को इस तरह की बातें बताते हैं तो पुलिस जयलक्ष्मी के साथ साथ सुरेश को भी थाने में बुलाती है। इन दोनों से जब पूछताछ करती है तो जयलक्ष्मी पुलिस वालों को जवाब देती है कि नहीं साहब, यह सब कुछ गलत है। दरअसल पड़ोसी हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि पुलिस को दोनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है, पुलिस दोनों को छोड़ देती है। पर जैसे ही 2 दिन का और समय गुजरता है, इधर उस डेड बॉडी का डीएनए रिपोर्ट आ जाता है और डीएनए से यह मालूम चलता है कि मरने वाला कोई और नहीं बल्कि विजय कुमार ही था। पुलिस को जैसे इस तरह की रिपोर्ट मिलती है, उसके बाद से पुलिस विजय कुमार की पत्नी से पूछताछ करने के लिए उसके घर पर जाती है। पर पुलिस जब जयलक्ष्मी के घर पर पहुंचती है तो मालूम चलता है कि जयलक्ष्मी के साथ साथ सुरेश भी अपना घर छोड़ करके फरार हो चुके हैं, जिससे पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि इन दोनों ने ही मिलकर के विजय कुमार की हत्या की है। इसलिए पुलिस अब इन दोनों को ढूंढना शुरू कर देती है। दरअसल पुलिस जब इन दोनों को ढूंढने के लिए सर्विलांस का सहारा लेती है, जब इनका मोबाइल सर्विलांस पर लगाती है तो मालूम चलता है कि इनका लोकेशन कभी दिल्ली में दिखाई देता है तो कभी कोलकाता में दिखाई देता है। आखिरकार 5 दिनों के बाद इनका लोकेशन मुंबई में दिखाई देता है। पुलिस अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंच जाती है। जयलक्ष्मी के साथ साथ सुरेश को भी अपनी हिरासत में ले लेती है। पुलिस जब इन दोनों को कस्टडी में लेकर थाने में पहुंचती है, तब इन दोनों को उनकी हत्या के बारे में पूछताछ करती। वह दोनों जब इस घटना को सुनाते हैं तो पुलिस को सुनकर के बहुत ही बुरा लगता है कि आखिरकार कोई ऐसा कैसे कर सकता है। सुरेश जब इस हत्या की पूरी कहानी को बताता है, वाकई में सुनने के बाद खुद पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। सुरेश जो कि विजय के ही पड़ोस का रहने वाला व्यक्ति था, वह एक शादीशुदा व्यक्ति था, उसके 2 बच्चे भी थे। सुरेश एक मैनेजर की नौकरी करता था जिसकी उम्र लगभग 34 साल होती है। सुरेश शादीशुदा होने के बावजूद भी जयलक्ष्मी को जब देखता है तो जयलक्ष्मी की खूबसूरती देखकर उसकी नीयत बिगड़ जाती है। दरअसल सुरेश अब कसम खा लेता है कि किसी भी हाल में वो जयलक्ष्मी को पाकर ही रहेगा। लेकिन जब तक सुरेश विजय के घर पे कभी न कभी आता था, इसलिए सुरेश जब जयलक्ष्मी को पाने के लिए उसके पति विजय से दोस्ती कर लेता है। जब विजय और सुरेश की दोनों की दोस्ती हो जाती है तो वह विजय के घर आता जाता रहता था। जब जयलक्ष्मी को वह भाभी के रिश्ते से बुलाता है और इसी रिश्ते की वजह से वह जयलक्ष्मी से हंसी मजाक भी कर लेता है। हंसी मजाक में कुछ ऐसा कर देता है जिसे सुनकर के जयलक्ष्मी को भी समझने में देर नहीं लगती है कि सुरेश उसे चाहने लगा है। विजय दिन में कॉलेज में बच्चों को पढ़ाता था और रात्रि के वक्त भजन कीर्तन करने के लिए चला जाता था, जिसकी वजह से वह अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाता था। इसलिए जयलक्ष्मी सुरेश की तरफ से हो जाती है और आखिरकार जयलक्ष्मी और सुरेश के बीच में प्रेम प्रसंग हो जाता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, आखिरकार दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि धीरे धीरे वह शारीरिक संबंध भी बना लेते हैं। इस बात की जानकारी किसी को मालूम नहीं चलती है, पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, कहीं ना कहीं पड़ोसियों को शक हो जाता है कि आखिरकार एक दिन पड़ोसी इस बात की शिकायत विजय कुमार से करते हैं। आखिरकार विजय को जब अपने ही दोस्त के बारे में मालूम चलता है कि विजय को भी काफी बुरा लगता है, पर विजय जब अपने दोस्त के साथ साथ अपनी पत्नी से भी पूछताछ करता है, दोनों ही कसम खा लेते हैं कि यह सारी बातें झूठी हैं। दरअसल पड़ोस वाले हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही दोनों कसम खा लेते हैं, लेकिन विजय से वादा तो करते हैं, लेकिन विजय को अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं होता है। इसलिए विजय अपनी पत्नी की देखरेख करने लगता है, जिसकी वजह से जयलक्ष्मी और सुरेश चाहकर भी एक दूसरे से कभी मुलाकात नहीं कर पाते हैं।
इसी वजह से विजय और उसकी पत्नी के बीच में झगड़ा होने लगता है और इस झगड़े की तकरार से विजय इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि गुस्से में ही वह अपनी पत्नी की पिटाई कर देता है। पर लाख कोशिश करने के बावजूद भी जब दोनों की मुलाकात नहीं हो पाती है, आखिरकार जयलक्ष्मी अपने ही पति को इस दुनिया से हटाने की तय कर देती है और इस बारे में जब वह सुरेश को बताती है तो सुरेश तैयार हो जाता है। उसके बाद से जयलक्ष्मी और सुरेश दोनों मिलकर के विजय को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाते हैं। 7 नवंबर को हर रोज की तरह विजय जब कॉलेज से अपने घर पर पहुंचता है, अपने परिवार के साथ जब वह खाना खाने के लिए बैठता है, जयलक्ष्मी अपने बेटे के साथ साथ पति के भी खाने में कुछ नींद की गोलियां मिला देती है, जिसे खाने के बाद बाप और बेटे तुरंत ही गहरी नींद में सो जाते हैं। रात के जब 12 बज जाते हैं तो जयलक्ष्मी के दरवाजे पर सुरेश पहुंच जाता है। जयलक्ष्मी दरवाजा खोलती है और सुरेश कमरे के अंदर आ जाता है, लेकिन सुरेश जब जयलक्ष्मी के घर पर जाता है तो वह अपने साथ ही एक सरियर लेकर के जाता है। उस वक्त विजय जो अपने ही कमरे में गहरी नींद में सो रहा था, सोते वक्त ही सुरेश उस सरिये से विजय के सर पे इतनी जोर से मारता है कि उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है। दोस्तों, उसकी डेड बॉडी को चादर में लपेट करके वह पिकनिक पॉइंट पर जाता है और ऊपर से डेड बॉडी को लेकर के खाड़ी में फेंक देता है। इधर विजय की पत्नी रूम की अच्छी तरीके से साफ सफाई कर देती है। दोस्तों, जब सुबह हो जाती है उसके बाद से जयलक्ष्मी अपना नाटक करना शुरू कर देती है। सुबह उठते ही सबसे पहले वह अपने बेटे के पास जाती है और उसे जगाती है और कहती है कि तुम्हारे पिता रात से ही लापता हैं। वाकई में जयलक्ष्मी यह पूरी कहानी पुलिस को जब बताती है तो उसके बाद से पुलिस इन दोनों को हिरासत में ले लेती है। अगले दिन इन दोनों को जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिए। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूवर्स हैं जो रोजाना मेरे इस वीडियो को अपना कीमती समय देकर के देखते हैं। मैं उनका तहे दिल से बहुत धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का मतलब किसी के दिल को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, क्योंकि समाज में ऐसी घटनाएं अधिक फैलती रहती हैं। बल्कि आपको जागरूक करना है। आप अपनी फैमिली के साथ स्वस्थ रहें, जागरूक रहें। मिलता हूं फिर एक और सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।